जैसे हमारा जो गट है उसमें एक लाइनिंग होती है जो कि कुछ सेल्स से बनी हुई होती है और उनमें टाइट जंक्शंस होते हैं इस तरह से। तो आप खा रहे हैं टॉक्सिन्स, कुछ भी ब्लड में एंट्री ना मिले तो वो इस चीज़ को ऐसे बैरियर बना के रखते हैं। अगर मान लीजिए इसमें गैप आ जाए, ठीक है, अब ये आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं लीकी गट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारा पाइनएप्पल है या हमारा अनार है और जितने भी थिक स्किन वाले जो चीज़ें होती हैं, नारियल है, तो ये नेचुरली अब इसमें स्प्रे अगर कोई करेगा तो इतना परमीबल नहीं होगा। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात लीकी गट पर। लीकी गट क्या होता है और इसके रीज़न क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, बताने जा रही हैं डाइटिशियन सारिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सो लीकी गट, सबसे पहले तो बताइए किसे कहते हैं, होता क्या है? जी, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गट क्या होता है। तो गट, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो वो उसे आप पेट कह सकते हैं कि पेट कैसा है आपका डाइजेशन कैसा है। एनीथिंग फ्रॉम माउथ टिल रेक्टम इज़ अवर गट। तो उस पूरे गट सिस्टम में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे दोस्त भी होते हैं और कुछ हमारे दुश्मन होते हैं। तो इसमें क्या है, एक सिम्बायोसिस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है, एक तालमेल बना के रखना कि अगर मान लीजिए कि नुकसान देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए और जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो कम हो जाए तो उसे हम डिसबायोसिस की स्थिति कहते हैं। अब गट क्या है? गट गट इज़ द सीट ऑफ आवर हेल्थ। ये कहना गलत नहीं होगा कि इवन 1500 साल पहले हिपोक्रेट्स ने भी कहा था ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। और आयुर्वेदा में क्या कहा गया है कि सारे बीमारियों की जड़ आपका पेट है। ठीक है, तो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे गट में ही बनता है। 70 to 80% हमारी जो हेल्थ है वो गट पे ही निर्भर करती है। इवन कि जो हमारा खुश रहने वाला जो रसायन सेरोटोनिन बनता है वो भी 80 to 90% आपके गट में बनता है और ब्रेन में सिर्फ 10% बनता है। तो फिर लीकी गट किसे कहते हैं? जी, अब मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले गट का एरिया कितना होता है। आप ये मानकर चलिए कि आपका 3 बेडरूम का जो फ्लैट है ना, उतना लगभग आपके गट का एरिया होता है और उस एरिया में एक लाइनिंग होती है। जैसे हमारा जो गट है उसमें एक लाइनिंग होती है जो कि कुछ सेल्स से बनी हुई होती है और उनमें टाइट जंक्शंस होते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे टाइट जंक्शंस हैं। अगर मान लीजिए इसमें गैप आ जाए, ठीक है, अब ये आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं लीकी गट। अब ये जो गट है इसका काम है टाइटली आपके ब्लड को, आपके ब्लड में कोई भी जो आप खा रहे हैं टॉक्सिन्स, कुछ भी ब्लड में एंट्री ना मिले तो वो इस चीज़ को ऐसे बैरियर बना के रखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, लीकी गट हम किसको कहते हैं कि आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आप बोलेंगे इंटेस्टिनल एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब इसका एक एनवायरनमेंट होता है जिसको हम AH कहते हैं, तो ये उस AH को बरकरार रखता है, तो ये हमारा बंद रहना चाहिए। जैसे ही हम कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह अपनी बॉडी में लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मात्रा में आपका पेस्टिसाइड्स अंदर जा रहे हैं या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या आप खाने से ही जो भी गलत चीज़ें आप ले रहे हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं ये लूज़ होते हैं, उसमें छेद होने लगते हैं। अब ये जो लाइनिंग है ये इतनी पतली, इतनी बारीक है, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लाइनिंग कितनी मोटी होती होगी। है कोई अंदाज़ा आपको? जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट फिर आगे 9 ज़ीरो लगा देंगे और फिर 2, इतनी इसकी थिकनेस है। इतनी बारीक है ये, इतनी फाइन है। और
ये बहुत मतलब पूरे गट पे है, पूरे गट लाइनिंग। मेडिकली हम बोलते हैं इंटेस्टिनल परमिबिलिटी। जो हमारा जो लीकी गट सिंड्रोम है उसको हम मेडिकल भाषा में बोलेंगे इंटेस्टिनल गट परमिबिलिटी। तो होता क्या है कि जब ये परमीबल हो जाता है, मतलब छेद हो गए, लीकी मतलब लीकेज हो गई, तो जो भी हम खा रहे हैं, मान लीजिए कि आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, आपने एनिमल प्रोटीन लिया, अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी बैक्टीरिया हार्मफुल जो कि हमारे इम्यून सेल्स को नहीं जाने देना है, ब्लड में एंट्री नहीं जाने देनी है, तो वो भी ब्लड में जा रहा है और फिर पेशेंट को बहुत ही भयंकर सिम्टम्स होते हैं। इवन कि जितने भी स्किन डिजीज़ हैं, आपका एक्जिमा हो गया, आईबीडी हो गया, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या फिर एलर्जीज़, उस सब का कारण जो है वो गट में ही प्रॉब्लम है। कि मान लीजिए आपने खाना खाया, आपको ब्लोटिंग हो गई, मान लीजिए आपको एसिडिटी हो गई, या मान लीजिए आपको कहीं खुजली हो गई, या आपको छींकें आ रही हैं, या आपको ड्राइनेस है, कहीं एक्जिमा है, या आपको कहीं कुछ खा लेने से आपको एक एडवर्स रिएक्शन होता है, तो ये सब लीकी गट सिंड्रोम के सिम्टम्स हो सकते हैं। और हमारे जैसे ये जो फूड क्रॉप्स हैं आजकल, तो फूड क्रॉप्स में क्या होता है कि एक खासकर ज़्यादातर क्रॉप्स में एक पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। वो एक बहुत ही कॉमन कल्प्रिट है हमारे गट लाइनिंग को डैमेज करने के लिए। और कुछ लोग जो कि एसिडिटी के शिकार होते, तो वो क्या करते हैं, एसिड ब्लॉकर्स लेना शुरू कर देते हैं, एसिडिटी की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। उससे भी हमारी गट लाइनिंग जो है डिस्टर्ब होती है। और क्या होता है, कुछ पेशेंट्स के बहुत टाइम से स्टीरॉयड्स के ड्रग्स चल रहे होते हैं, या कुछ लोगों को आदत होती है ज़रा सा सर्दी ज़ुकाम हुआ नहीं और वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स बार बार कर लेते हैं, तो इससे भी गट लाइनिंग बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो ये कारण होते हैं, इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, और ये भी तो है कि आप फसल अनाज तो हम सब ने खाना ही खाना है और पेस्टिसाइड डल रहे हैं, तो वो तो हमारे अंदर जा ही रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी गट लाइनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तो हमें उस पर जोर देना है। बिल्कुल। तो स्ट्रेस भी इसका एक बहुत मेजर रीज़न है कि हमारी गट लाइनिंग वो भी डैमेज करता है। स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल वगैरह, ये भी हमारी गट लाइनिंग को डैमेज। देखिए, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। मान लीजिए आप किसी शॉप में गए हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको लेबल्स पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। अगर आपके किसी भी पैकेट पे लिखा है एमल्सीफायर्स, थिकनर्स, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, तो ये चीज़ें जो हैं ये खाने वाली नहीं है और ये हमारे गट लाइनिंग को डैमेज करती है। और एक ग्लूटेन जो है आजकल, ये एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, बिकॉज नाउ दिस इज़ हाइब्रिड वीट। जो हमारे फोर फादर्स ने खाया है वो गेहूं था, वो अलग चीज़ थी। अभी जो हमें गेहूं के रूप में हमें खाने को मिल रही है, ये जो है इसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ये गट लाइनिंग को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, मीठे से मतलब है कि जो हम बिल्कुल रिफाइंड शुगर कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि एटीपी हमारा जो एनर्जी का एक सोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो मतलब हमारी बॉडी को बहुत काम करना पड़ता है फ्रुक्टोज को तोड़ने के लिए। ऐसे फ्रुक्टोज को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एटीपी डिप्लीट होता है, उससे भी गट लाइनिंग डैमेज होती है और जितना भी हमारा अच्छा हेल्दी माइक्रोबायोम है वो ख़त्म होता है। यानी कि कार्ब भी कम करने हैं। बिल्कुल, आपको प्लेन कार्ब्स कम करने हैं, जैसे कि शुगर, रिफाइंड शुगर, या फिर जो हमारा जो हाई कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप होता है, ये कॉमनली सारे के सारे आपके पैकेज्ड फूड्स में मिलता ही है। अब सबसे ज़्यादा तो हमारे खान पान में गेहूँ खाया ही जाता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे को जैसे आपको पता है कि हमारा मिलेट ईयर चल रहा है और लोगों को कितना अवेयर किया जा रहा है कि अब आप मिलेट्स पे शिफ्ट कीजिए। हमारे फोर फादर्स जो थे वो मिलेट्स पे डिपेंडेंट थे। हाँ, मोटा अनाज। मोटा अनाज। फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे गुड माइक्रोबायोम के लिए। अगर हमारे गट में अच्छी मात्रा में हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होंगे तो हमारी लाइनिंग जो है वो बनी रहेगी।
हमें फाइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हम मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स खाते हैं तो हमें फाइबर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें हमें सभी कुछ बैलेंस में मिलता है, प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सारे के सारे हमारा फाइबर बहुत ज़्यादा होता है मोटे अनाज में। तो और क्या कर सकते हैं कि हमारे जो गट है वो हेल्दी रहे? जी, सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ों को एलिमिनेट किया जाए अपनी डाइट से, ठीक है? जैसे कि आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सीबो एलिमिनेट होना चाहिए, विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये आप अपने फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर से मिलकर आप कर सकते हैं, आपके डाइटिशियन से मिलकर कर सकते हैं अगर आपको इसकी समझ नहीं है, ठीक है? दूसरा, अगर आपको बार बार डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप ये समझिए कि आपको कहीं ना कहीं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और आपकी गट लाइनिंग डैमेज्ड है। आपको स्ट्रेस से बचना है और आपको ऐसे खाने खाने हैं जो कि आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर करेगा। तो अब क्या खाएं कि गट हेल्दी रहे? जी, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि क्या खाएं, दो चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, खासकर महिलाएं स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब स्किन केयर क्या है? जब भी हमारा स्किन कितना लार्ज ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हमारी स्किन सब कवर कर रही है, राइट? तो जब भी हम अपने स्किन पे कुछ भी लगाते हैं तो वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करें उसके लेबल्स आपको पढ़ने आने चाहिए। कोई भी चीज़ एंडोक्राइन डिसरप्टर ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना हो जैसे आर्टिफिशियल आपकी फ्रेगरेंस। किसी भी चीज़ में अगर खुशबू डाली गई है, अब खुशबू इटसेल्फ इज़ मेड अप ऑफ 100 डिफरेंट केमिकल्स। एक खुशबू बनाने के लिए 100 से ऊपर केमिकल लगते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए अपने फेस पे या अपनी बॉडी पे, उससे आपकी गट लाइनिंग डैमेज होती है। अब हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में अगर मैं बात करूं, सपोज़ कीजिए आप डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो आपका साबुन है जिससे आप अपने बर्तन साफ़ करते हैं वो भी आपको केमिकल फ्री होना चाहिए। और आप अगर अपने घर में कुछ स्प्रेज, रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल होना चाहिए, बिकॉज़ ये सब कुछ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है? और आपको प्रोसेस्ड फूड से बचना है, शुगर से बचना है। आपको नहीं पता आप जो बर्गर खा रहे हैं उसमें क्या केमिकल्स हैं, वो कैसे बना है, उसमें पानी की मात्रा ज़ीरो है, ठीक है? हमें हाई फाइबर चाहिए, हमें हाइड्रेटेड रहना है, हमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसमें आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए आपकी बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं उनमें एक है आपका ब्रोकली। ब्रोकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स फुल ऑफ फाइबर, इट्स फुल ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। या फिर आपकी क्रूसिफोरस वेजिटेबल्स, जितने भी आपकी गोभी फैमिली है, आपकी कैबेज है, और केल जिसको हम हिंदी में करम साग कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। रोज़ का एक लाल प्याज बहुत अच्छा है, ठीक है? और आप रोज़ का एक लाल सेब भी खाएं, वो भी आपकी गट लाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमें ग्लूटामाइन की ज़रूरत होती है, एल ग्लूटामाइन। ये एक अमाइनो एसिड होता है जिससे हमारा गट बहुत प्यार करता है और ये हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है। कुछ लोग हमारे पास, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं और वो बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आते हैं और वो बताते हैं कि हमने ना कोई प्रोग्राम देखा और एल ग्लूटामाइन का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हमें ये एडवर्स सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी कोई सप्लीमेंट बनाया जाता है वो एक सिंथेटिक केमिकल है या सिंथेटिक सप्लीमेंट है, हमें नहीं पता हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगी। तो आप सप्लीमेंट से बचिए और सब कुछ डाइट में ढूंढिए। आपके पास अगर घरों में कहीं पे भी आसपास ज़मीन का टुकड़ा है तो वहाँ पे अपना खाना उगाइए, अपने पत्ते उगाइए, आप अपनी हर्ब्स उगाइए जिसमें आप अपने पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे हैं और आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा पाइनएप्पल है या हमारा अनार है, और जितने भी थिक स्किन वाले जो चीज़ें नारियल? होते हैं, नारियल है, तो ये नेचुरली, अब इसमें स्प्रे अगर कोई करेगा तो इतना परमीबल नहीं होगा। तो
इस तरह से अपनी जिम्मेदारी खुद ले, अपनी ये हेल्थ की फ्रूट्स हम जिम्मेदारी। खा सकते हैं। यस। एप्पल का मैं जैसे आपने कहा सेब भी खाइए, पर सेब में भी अगर पेस्टिसाइड डले तो क्या उसका छिलका उतार के खाना चाहिए? और कहते हैं अगर छिलका नहीं खाते तो सेब का खाने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, आजकल कोई भी चीज़ क्लीन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कीजिए क्या, एक तो ओज़ोन वाली एक मशीन मिलती है। वो ओज़ोन की जो गैस होती है वो आपका काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड हटा देती है। अगर आप नहीं मशीन ले सकते तो बेकिंग सोडा, विनेगर और नमक का एक मिक्सचर बनाइए और उसमें अपनी सब्जियां और आपके फ्रूट्स जो हैं थोड़ी देर डिप कीजिए और आधा अच्छी तरह घंटा? से, हाँ, और अच्छी तरह से आप गुनगुने पानी से उसे धो के रख सकते हैं, तो काफ़ी हद तक वो ट्रेसेस निकल जाते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एल ग्लूटामाइन किस में है? एल ग्लूटामाइन बहुत सारे फूड्स में है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत भरपूर है, मशरूम्स में है, फिर आपकी कैबेज में है, आपकी गोभी फैमिली जो मैंने आपको बताया, आपके करम साग में है, तो इनमें आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। और एल ग्लूटामाइन हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइडेड आपका लिवर हेल्दी हो। तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होता है जब एक पेशेंट आप डायग्नोज करते हैं कि लीकी गट है, तो इलाज कैसे करते हैं? तो अभी जैसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई भी गट लाइनिंग डैमेज का पेशेंट आता, तो या तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट होता है, या ल्यूपस का होता है, या फिर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जीज होती हैं उसे, और सोराइसिस भी होता है, एक्जिमा भी होता है। तो हम लोग सबसे पहले उसको एक चीज़ समझाते हैं कि वो हमेशा एक ही शिकायत करता है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ, मेरे एसिड बनता है पेट में, या फिर मुझे ब्लोटिंग हो जाती है। तो हम उसको बहुत ही बेबी स्टेप्स लेके चलते हैं और हम उसे समझाते हैं कि आप अपने आप को एक 6 महीने का बच्चा इमेजिन कीजिए अभी, जिसकी वीनिंग स्टार्ट हुई है, और आपका खाना खाने का हम सारा तरीका बदलेंगे। तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके उनका पूरा गट लाइनिंग रिपेयर करते हैं और दे बिकम हेल्दी बन सकें। ये सब डाइट के थ्रू होता है? डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हम कस्टमाइज डाइट और कुछ सप्लीमेंट्स अगर देने पड़े तो क्लीन सप्लीमेंट्स, और पूरा एक्सरसाइज प्लान उनका डिवाइस करते हैं। इसकी जो मेडिसिन है, अभी इसकी मेडिसिन सिर्फ प्रीबायोटिक्स हो सकते हैं। अब हमारे क्या होता है कि एक होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और एक होता है इननेट, ठीक है। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो वो एक अपना इम्यून सिस्टम लेके पैदा होता है। इम्यून सिस्टम हम किसको कहते हैं? हमारे गट लाइनिंग में जिस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी हेल्दी बॉडी है तो आपके बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर कोई इस तरह से पैदा हुआ है कि उसकी मदर बहुत स्ट्रेस में रही है, या उसकी मदर ने बहुत अपना ही एंटीबायोटिक अब्यूज़ किया है, फिर वो सी सेक्शन से भी हुआ है, तो क्यूमुलेटिव फैक्टर्स होते हैं कि बच्चा हो सकता है बहुत हेल्दी गट माइक्रोबायोम लेके पैदा नहीं हो, ठीक है। तो अब हमारा जो है, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं कि कैसे अब हम गट को बिल्ड कर सकते हैं। हेल्दी गट को बिल्ड करने के लिए अब आपके प्रीबायोटिक्स आ जाते हैं, आपके प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं। तो आपको एक सिम्बायोसिस बना के चलना पड़ता है कि इस तरह से आप अपने फंक्शनल डॉक्टर की मदद से इस तरह से अपना पूरा एक डाइट बनवाएं कि आपकी जो गट का जो पॉपुलेशन है वो ऐसे माइक्रोबायोम बने आपका जो फ्रेंडली हो, और आपको कभी भी कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना हो, और आपको कोई भी एलर्जीज ना हो। सॉरक्रॉट बहुत अच्छा है, और ये आप अपनी कैबेज से घर पे बना सकते हैं। लाल गोभी से? लाल गोभी, इसकी रेसिपी आपको मेरे पर्सनल चैनल पे मिल जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है, हर रोज़ 1 चम्मच खाएंगे तो बहुत हेल्प होगी आपके गट की, ठीक है। और जिंक रिच फूड खाइए, जिंक बहुत सारी चीज़ों में आपको जिंक मिल जाता है। आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, आप मशरूम्स ले सकते हैं, नहीं आप ले सकते तो आप एक अच्छा सा सप्लीमेंट चूज़ कर सकते हैं। एक कुरक्यूमिन बहुत अच्छा होता है, कुरक्यूमिन आपको कच्ची हल्दी से मिलता है। अब कच्ची हल्दी अगर आप इस तरह से खाएंगे तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हल्दी आपको फैट के साथ लेनी होती है, और एक पेपराइन यानी कि काली मिर्ची के साथ। तो ये 3 चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब आपकी हल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, और गट लाइनिंग का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। यानी वो दूध में जो हल्दी डाल के पीते हैं वो
बेनिफिशियल है, वो फायदेमंद साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है, यस। लेकिन कई लोगों को जैसे दूध बंद है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप वीगन मिल्क में बना लीजिए, जैसे कोकोनट मिल्क में बना लीजिए अपना हल्दी वाला दूध।